हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। कक्षा 10 के लिए मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। प्रश्नावली 2.1 शुरू करने वाले हैं इस वीडियो में अरिहंत की किताब से। अरिहंत की किताब बहुत ज़्यादा सवाल हैं इस किताब में होती हैं। एनसीईआरटी की अपेक्षा एनसीईआरटी में तो सवालें बहुत प्यारी होती ही हैं, तो बाकी हैं सब अच्छा ही है। एनसीईआरटी को लेकर तो बहुत सारे वीडियोस बनी हुई हैं, ऑलरेडी हमने भी बनाई हैं। अरिहंत की किताब से कोई नहीं बताता, मतलब शायद कुछ लोग बताते भी हैं। तो आइए चलिए शुरुआत करेंगे। अरिहंत की किताब से ये है पूरा चैप्टर जो हम शुरू कर रहे हैं। बहुपद इसका नाम है। एकदम बेसिक से उठाएंगे, ज़ीरो से शुरू करेंगे ताकि आपको पूरी तरीके से जानकारी प्राप्त हो जाए कि बहुपद के बारे में। बहुपद है क्या, शुरुआत कहाँ से हुई, कक्षा 9 में जो आपने पढ़ा था वहाँ से लेकर के शुरुआत करेंगे। हालांकि बहुपद की शुरुआत कक्षा 6 में या फिर 5 में ही शुरू हो जाती है, जब आप बीजगणित शुरू करते हैं पढ़ना। तो बीजगणित में आपको पढ़ने के लिए मिलता है क्या, चर और अचर। चर किन्हें कहा जाता है, वो सभी अक्षर जो आपको पढ़ने के मिलते हैं, एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, ये जितने भी अंग्रेजी के अक्षर हैं जो प्रयोग किए जाते हैं संख्याओं की जगह पे। अब संख्याओं की जगह पे इनको क्यों प्रयोग किया जाता है? फॉर एग्जांपल एक सवाल पूछा जाता है कि हम कहेंगे कि 4 में हम कितना जोड़ दें कि हमें 5 प्राप्त हो जाए। अब बहुत ही प्यार से कह देंगे 1, लेकिन ये जो कितना है, जिस चीज़ के बारे में आपको नहीं पता है वहीं की जगह एक अक्षर अप्लाई किया जाता है, एक अंग्रेजी का अक्षर रखा जाता है जो होता है x। x, y, a, b, c कुछ भी रख सकते हैं, u, v, t जो भी रखना चाहें। ये जो हमने अप्लाई किया है, प्रयोग किया है, यही होता है हमारा चर। ठीक है। अब इसका काम क्या होता है कि यहाँ पे जो एक आपने बड़ी आसानी से प्राप्त कर लिया था, उसी को प्राप्त करने के लिए x बराबर 1 प्राप्त करने के लिए, क्योंकि अगर इसी में मैं कह दूं कि आप ये बताइए कि 4 में एक जो x जोड़े मतलब कितना जोड़े 5 मिल जाए, बड़े आराम से आपने बता दिया। यहीं पे मैं कहूँ कि 34 में आप कितना जोड़े कि आपको 51 या फिर मतलब 519 प्राप्त हो जाए, आप तुरंत नहीं बता पाओगे। ठीक है, थोड़ा सा समय लगेगा, वो थोड़ा सा समय लगेगा और उसके बाद आप कहोगे कैसे करें, 34 को उधर ले जाके घटाएंगे तब जाके प्राप्त होगा। और उस जगह पे, उस खाली जगह को भरने के लिए हम x का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो x क्या है, अपनी चर राशि है। इन्हें चर क्यों कहा जाता है, क्योंकि प्रत्येक सवाल में इनका जो मान है वो बदलता रहता है। जैसे एक बकरी होती है, ठीक है, क्या होती है, एक बकरी ले लीजिए, वो क्या है, चर रही है, घास चर रही है, तो वो एक जगह स्थिर नहीं रहेगी, घूमती रहेगी, बाहर हर एक जगह पे भटकती रहेगी। तो जो भी चर राशियाँ होती हैं उनका मान बदलता रहता है, भटकते रहते हैं। आगे अचर। अचर उन सभी राशियों को कहा जाता है जिनका मान स्थिर रहता है, रुका हुआ रहता है। जैसे कि 34 हो गया, 519 हो गया, 1 हो गया। ये जो संख्याएं होती हैं, आप अचर को मान सकते हैं कि जितनी भी संख्याएं होती हैं जिनका मान नहीं बदलता, वही क्या होती हैं, अपनी अचर होती हैं। बहुत प्यारी सी बात है। अब होता क्या है, बीजीय व्यंजक, इनको मिला करके आपने बहुत आसानी से बहुत ज़्यादा बार पढ़ा होगा। इनको किनको पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 ऐसा करके मिल जा रहा है, या फिर 3x माइनस 2 मिल जा रहा है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 मिल जा रहा है। ये जो चीज़ें देखने को मिल रही हैं, ये क्या होती हैं, ये होती हैं क्या, बीजीय व्यंजक। क्या होती हैं, बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक कहाँ से प्राप्त होता है, चर और अचर इन संख्याओं को गणितीय संक्रियाओं द्वारा जब मिला के रखा जाता है। गणितीय संक्रिया यानी गणितीय संक्रिया मतलब जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये जो गणितीय संक्रियाएं, इन्हीं को गणितीय संक्रियाएं कहते हैं। इनके द्वारा जब मिला के रखा जाता है तो जो प्राप्त होता है उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। और ये सभी क्या हैं, बीजीय व्यंजक हैं। ठीक है जी। अच्छा, इनके बारे में अभी तक जो भी हमने बताया उतना इनको इतना ज़्यादा जानने की, सीरियसली जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सामान्य से चीज़ें हैं, ये बेसिक है, जड़ है। अब जो हमारे चैप्टर का नाम है बहुपद, वहाँ पे पहुँचाए हैं उस हेडिंग पे। तो बहुपद क्या होता है, बहुपद की परिभाषा ये होती है कि ऐसे बीजीय व्यंजक, अभी तक आपने बीजीय व्यंजक को सीखा, उसमें भी एक
खास क्वालिटी वाले ऐसे बीजीय व्यंजक जिनके चर राशियों की, चर राशि कौन सी यहाँ पे दिखाई दे रही है, यक्स 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 दिखाई दे रही है, यक्स दिखाई दे रहा है, यक्स दिखाई दे रहा है। हम यहाँ पे आमतौर पे यक्स ही प्रयोग कर रहे हैं और बाकी आपका यहाँ पे देखेंगे टी प्रयोग किया गया है, वाई प्रयोग किया गया, वाई प्रयोग किया गया है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें जो चर राशियाँ, तो उन्हीं चर राशियों की घात जो होनी चाहिए, आपको क्या समझना है, चर की घात जो हो वो क्या हो, पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या हो। बस इतनी सिंपल सी बात आपको समझनी है कि जो भी चर राशियाँ आपको दिखाई दें उनकी जो घात होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अब आप पूछेंगे पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो ये भी जान लीजिए। ठीक है, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो वे सभी संख्या मतलब 0 से शुरू करते हैं, 0 1 2 3 और आगे की ओर बढ़ते जाइए अनंत तक। जितनी भी संख्याएं प्राप्त होती हैं वो सभी सभी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। यानी चर राशियों की घात 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 4 5 6 7 8 9 10 100 200 1000 लाख हो सकती है। ऐसी संख्याओं को क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। ठीक है, ऐसे जो बीजीय व्यंजक मिलेंगे उनको हम बहुपद कहेंगे। और किनको नहीं कहेंगे, जिनकी भी घात पूर्ण संख्या ना हो उन्हें बहुपद हम नहीं कहेंगे। कैसे, जैसे इसकी घात माइनस में हो जाए, माइनस एक्स की घात -2 इसमें आता नहीं है, तब ये बहुपद नहीं होगा। और अगर इसकी घात 1/2 हो जाए, घात क्या हो जाए, बटे में हो जाए, तो ऐसी स्थिति में भी ये बहुपद नहीं होगा। अन्यथा जिस स्थिति में ये लिखा गया है ये बहुत प्यारा सा बहुपद है, ये भी बहुपद है और ये भी बहुपद है। तो इतनी बातें समझ में आ गई। ये कक्षा 9 की बात है, वहां पे आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि कौन सी संख्याएं बहुपद हैं, कौन सी नहीं है, मतलब कौन से बीजीय व्यंजक बहुपद हैं, कौन से बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं हैं। और जब मैंने इसको पहली बार पढ़ा था तो मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो गया था कि मैं किनको कहूँ कि बहुपद हैं, किनको नहीं कहूँ कि बहुपद नहीं है। क्योंकि हमने परिभाषा, बहुपद की परिभाषा नहीं पढ़ी थी, बस हमने सीख लिया था कि सर जी ने बता दिया कि ऐसे ऐसे बहुपद होता है, तो हमने उसी हिसाब से बहुपद को देखना समझ लिया था। लेकिन जब अंडर रूट दिखाई देता, घाते बटे में दिखाई देती, यक्स नीचे दिखाई देता, फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कुछ चीज़ें कि जहाँ पे हम समझ सके कि कौन सा बहुपद नहीं होता है। ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि इतना महत्वपूर्ण नहीं है, कक्षा 9 में आपने पढ़ लिया था इसके बारे में, लेकिन फिर भी आपको एक बार को देख लेना चाहिए कि अगर आपको x + 1/x मिल जाए, जब भी बटे में x दिखाई दे, तो आप कहेंगे कि ये बहुपद नहीं है। कारण समझेंगे कि यहाँ पे x नीचे दिया गया है, जब ये ऊपर जाएगा तो x + x की घाते -1 हो जाएगा। हमेशा यही होता है, जब बटे में रहता है नीचे से ऊपर जाएगा तो घाते माइनस में, घातों का चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, ये बहुपद नहीं होगा। अगर ये बहुपद नहीं तो ये भी बहुपद नहीं है। आगे बात समझ में। और 2x + √x दिखाई दे, यहाँ पे ये बहुपद नहीं होगा। क्यों, क्योंकि x की घात √ है। ठीक, x के ऊपर √ लगा है, यानी यहाँ पे x की घात है 1/2। जब भी किसी के ऊपर √ लगा होता है तो उसकी घात 1/2 होती है। ऐसी स्थिति में ये बहुपद नहीं है। अच्छा, कौन सा बहुपद होता है, इसमें भी √ लगा रहता है फिर भी बहुपद होता है। मान लीजिए ये √ यहाँ पे ना लग करके केवल 2 के ऊपर लगा है। ठीक है, अब जबकि 2 के ऊपर अकेले लगा है तो x की घात तो यहाँ पे 1 पढ़ी जाएगी और यहाँ पे क्या पढ़ी जाएगी, 1 पढ़ी जाएगी, और इनको कहा जाएगा कि ये बहुपद है। और यही में अगर हम लाइन को थोड़ा सा बढ़ा दें, ठीक है, कई बार आप लोग गलती ये करते हैं कि ये किताब में तो केवल इतना ही दिया है और आपने जल्दी में ऐसे खींच दिया, ऐसे ही खींच दिया, उसमें ध्यान नहीं दिया कि किसके ऊपर तक गया है। भाई यहाँ पे तक है यानी 2 के ऊपर √ लगा है, यहाँ तक है यानी x के ऊपर भी √ लगा है, और ऐसी स्थिति में x की घात 1/2 हो जाएगी और अब ये बहुपद नहीं रहेगा। आगे बात समझ में चलिए, उम्मीद है इतनी सारी चीजें समझ में आई होगी। अब अंतिम ये जो प्रश्नावली के पहली सवाल है उसमें आपको बहुपद की घात ज्ञात करने को कहा जा रहा है। तो बहुपद की घात आइए सीख लेते हैं। करना कुछ नहीं, बहुत सरल सी बात है। जो भी बहुपद होते हैं उनमें जो भी उनकी अधिकतम घात होती है वही होती है उनकी बहुपद की घात। ये पूरे प्रश्न दिए गए हैं। बहुपद की घात बहुत सामान्य से बहुत सरल सी बात है। ठीक है, इसमें सभी बहुपद की घात बतानी है। ये बहुपद दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखिए y की घात 5, y की घातें 2, यहाँ पे y नहीं दिखाई दे रहा है यानी इसकी घात 0, y की घातें 0। तो ऐसे में जो सबसे बड़ी घात है, सबसे बड़ी घात क्या है, 5 है, तो बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। यहाँ पे आप लिखेंगे क्या,
ये घात बराबर क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक है, सरल सी बात, बहुत सामान्य सी बात। दूसरे को भी छोड़ते हैं, तीसरे को देखते हैं। यहाँ पे घाते 2, घाते 1, घाते 0, घाते 2 सबसे बड़ी है, इसकी घात कितनी हो गई, 2 हो गई। अब उतना समझ में आ गया, इनमें भी आप कर लेंगे। इसमें देखिए x की घात कितनी है, x के ऊपर कोई घात नहीं है, तो यहाँ पे x की घात केवल 1 होगी। यहाँ पे x दिखाई भी नहीं दे रहा है, चरराशि दिखाई भी नहीं दे रही है, इसलिए वहाँ पे घात कितनी होगी, 0 होगी। कारण समझेंगे, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे घाते 2 है, यहाँ पे घाते 1 है, ठीक है, और यहाँ पे घाते x जब नहीं दिखाई दे रहा है तो वहाँ पे घाते 0 है, 0 होती है। ये भी समझने वाली बात होती है, लेकिन अभी फिलहाल आप समझिए कि वहाँ पे घाते 0 होती है। जब चरराशि ना दिखाई दे तो वहाँ पे घाते 0 होती हैं। तो यहाँ पे अधिकतम घात कितनी थी, 2, इसलिए बहुपद की घात 2 हो गई। यहाँ पे अधिकतम घात कितनी थी, 5, इसलिए बहुपद की घात 5 हो गई। यहाँ पे अधिकतम घात 1 है, यहाँ पे घात 0 है। अब इनकी बातें कर लेते हैं। यहाँ पे हो रहा है भाग, भाग में घातें घटती हैं, याद रखेंगे, गुणे में घातें जुड़ती हैं, भाग में घातें घटती हैं, जोड़ घटाने में वैसे की वैसी रहती हैं, और अगर घात पर घात हो तो घात में घात का गुणा हो जाता है। ये चीज़ें घातांक में पढ़ने को मिलती है, कक्षा 7 और 8 में आपको बहुत प्यार से इसको समझाया गया है, 9 में भी हालांकि ये है। लेकिन अब बात को आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पे समझते हैं कि यहाँ पे देखेंगे घाते 4, घाते 2, घाते 1 है। जब y से भाग करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा, यहाँ पे एक ही घाते कम हो जाएगी, सभी के साथ बराबर बराबर से भाग करता है, इसके साथ जब भाग करेगा तो y की घाते 3 रह जाएगी, और यहाँ पे y की घाते 1 रह जाएगी, 2 में से 1 गया, 1 बचेगा, और 1 घात लिखते नहीं, और यहाँ में y से जब y को भाग देंगे तो y कट जाएगा, और क्या बचेगा, केवल 1 बचेगा। यहाँ पे घात 3, यहाँ पे घात 1, यहाँ पे घात 0, और ऐसे में बड़ी घात कितनी है, 3, तो यहाँ पे बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे देखिए अधिकतम घात 8 है, ऊपर वाले में 8, 7, 5, 2 में देखते हैं 8 सबसे बड़ी घात है, और जब घात 2 वाले से भाग किया जाएगा तो भाग में घातें घटती हैं, 8 में से 2 गया, कितना बचेगा, 6, तो यहाँ पे बहुपद की घात हो जाएगी 6। ठीक है जी, उम्मीद है आपको पूरी बातें समझ में आई होंगी। अब अगले हिस्से पे चलते हैं। सो दोस्तों, आइए अब जल्दी जानते हैं बहुपद के प्रकार के बारे में। कितने प्रकार के बहुपद होते हैं, ठीक है, बहुपद के प्रकार। देखिए, हमने जब पढ़ना शुरू किया था तो किताब में बकायदा दिया जाता था कि बहुपद को 2 प्रकार से बांटा जाता है। हालांकि आपकी पुस्तक में अरिहंत में भी या फिर एनसीईआरटी वाली ले लीजिए, दोनों में ही बहुपद को केवल घात के आधार पर बांटा गया है। यहाँ तक कि कक्षा 9 में भी यही हाल है। पर ज़्यादा सोचने की बात नहीं, बहुत सामान्य सरल सी बातें हैं। तो बहुपद के प्रकार कौन कौन से होते हैं, घात के आधार पर कैसे होता है। देखिए, पहला जो प्रकार आपको सीखना है, केवल इनका नाम सीखना है और काम सीखना है, आप समझ जाएंगे। घात के आधार पर, यानी बहुपद की घात जितनी दिखाई देगी उस आधार पर उसका नाम होगा। रैखिक बहुपद, ऐसे बहुपद जिनकी घात केवल 1 होती है, ठीक है, घात क्या रहनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, उनको कहते हैं रैखिक बहुपद। इसमें आ जाता है 3x + 4 ले लीजिए, ये जो है एक रैखिक बहुपद है, क्योंकि इसमें चरराशि की घात कितनी है, 1 है। आगे फिर बहुत आसान होता चले जाते हैं। द्विघात बहुपद मुझे बहुत मुश्किल लगता था जब शुरुआत में हमने पढ़ना शुरू किया था, ये समझना कि रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, द्विघात बहुपद किसे कहते हैं। उसके बाद फिर ये इतना आसान सा लगने लगा कि भाई बात ही क्या है, इसमें क्या है, घात के आधार पर बांटना है। तो रैखिक बहुपद उन्हें कहा जाता है जिनकी चरराशि की घात 1 होती है। द्विघात बहुपद उन्हें कहा जाता है द्विघात जिनकी घात क्या हो, 2 हो, जैसे कि 3x² + 5x + 7, ऐसा जो मिल जाएगा ये द्विघात बहुपद। इनकी घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। त्रिघात बहुपद की घात कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, जैसे 5x³ - +7 ले लेते हैं, ये भी क्या है, त्रिघात बहुपद। और 4 घात वाले को चतुर्घात बहुपद, 5 घाते वाले पंचम घात बहुपद। जितने भी घाते बढ़ती जाए उनकी घात नाम बढ़ाते चले जाइए, बस बहुत ही सिंपल सी बात होती है। इसमें एक और चीज आती है जो होती है अचर बहुपद। क्या होती है भैया, अचर बहुपद। इसको हमने लिखा नहीं पर आप समझिए। अचर बहुपद क्या होता है, ये भी एक प्रकार है। ऐसे बहुपद जिनमें चर राशि की घात क्या प्राप्त हो जाए, 0 प्राप्त हो जाए, यानी कि चर राशि दिखाई ही ना दे, केवल अचर राशियां दिखाई दे, वही कहलाती है अचर बहुपद। अभी ये वाला उत्तर उसको अब वो समझ में आएगा। देखिए, ये प्रश्न भी पढ़ेंगे, उसके बाद हम पहुंचेंगे, समझेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं पद के आधार पर। ये हो गया चतुर्घात बहुपद, तक चला जाएगा चतुर्थघात बहुपद। पद के आधार पर, पद मतलब कि कितने उसमें पद हैं। पद क्या है, बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं।
यहाँ पे देखेंगे 2 भागों में बटा हुआ द्विपद है। यहाँ पे 3 पद दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे 2 पद दिखाई दे रहे हैं। अगर आप इसमें देखेंगे तो केवल 1 पद दिखाई दे रहा है। यही होता है पद। ठीक, पद के आधार पर बांटा जाता है। कितने प्रकार के होते हैं, मतलब जितने पद उतने प्रकार के। अब देखिए केवल 1 पद दिखाई देगा तो एक पदी बहुपद कहा जाएगा। जैसे 2x ले लीजिए, एक पदी हो गया। द्विपदी में 2 पद रहेंगे, जैसे कि 3x + 4 ले लेते हैं। अगर इसमें जोड़ करके कुछ एक और बढ़ा दिया गया तब दिक्कत हो जाएगी। अभी ये द्विपदी है। त्रिपदी करना है 2x² + 5x + 7। यहाँ पे एक गलती हो सकती है, आप कह दें कि यहाँ से x हटा दीजिए सर, 2x + 5x + 7 कर दीजिए। ऐसा नहीं हो पाएगा, ये त्रिपदी नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये दोनों समान हो जाएंगे और मतलब समान चर राशि वाले सजाती पद हो जाएंगे। तो ये आपस में जुड़ जाएंगे तो केवल 2 पद वाला ही बचे रह जाएगा। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे इनकी घातें क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। ये थोड़ा सा ज़रूरी बात है। हालांकि इतना ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आपको घात के आधार पर उनके बहुपदों को प्रकार को बांटना है। प्रश्नावली का जो दूसरा प्रश्न है वहाँ पे हमने आइए चलते हैं। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद का प्रकार घात के आधार पर कीजिए। बहुत प्यारी सी बात है, बहुत सामान्य सी बात है। आपको बस उसका घात देखना और उसका नाम बता देना है। यहाँ पे देखिए FP दिया है, FP बराबर दिया गया है। सभी में ऐसा कुछ बराबर बराबर करके दिया गया है। इसको याद करने की समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको एक छोटी सी बात बता देते हैं, यहाँ पे वाला समझें और उसी को हर जगह के लिए अप्लाई करें। P फॉर होता है पॉलिनोमियल, बहुपद का अंग्रेजी में कहा जाता है पॉलिनोमियल। P फॉर पॉलिनोमियल, और यहाँ पे V यानी कि चर राशि V है। एक बहुपद है जो कि V चर राशि वाला है, ये बहुपद। ठीक है, बस इतना सा वो कहना चाहते हैं। यहाँ पे ये जो पूरे हिस्से दिए गए हैं, जितना भी दिया गया है, ये सब यही रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कि एक बहुपद है जो इस चर राशि से संबंधित है। फलाना चर राशि, ढमाका चर राशि, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको बस इधर वाले पे ध्यान देना है। ये लाइन किसी काम की नहीं, ये हमने बाद में खींची थी। यहाँ पे देखेंगे 3, P की घात 2 और यहाँ पे P की घात 1। P की सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 है। तो ये कैसा बहुपद है, द्विघात बहुपद है। कैसा बहुपद है, द्विघात बहुपद है। सरल सी बात है। दूसरे सवाल में आ जाते हैं। V की घात 4, V की घात 1, V की घात 0, कोई फर्क नहीं पड़ता। V की घात 4 से मतलब है चतुर्थ घात बहुपद है, क्योंकि अधिकतम घात 4 है। तो यहाँ पे चतुर्थ घात बहुपद आप लिख लेंगे। सभी के साथ बहुपद लगा देंगे, हम लिख नहीं रहे हैं, टाइम बचा रहे हैं। अगले सवाल में देखेंगे √2/5 x³ + 1 है। x की घात 3 दिखाई दे रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद कह देंगे। बहुत अच्छे से। क्या है भैया, ये त्रिघात बहुपद। बहुत ही सरल सी बात है। यहाँ पे हमने बताया था कि ये अचर बहुपद है, क्योंकि चर राशि की घात क्या है, 0। यहाँ पे चर राशि दिखाई ही नहीं दे रहा है, केवल अचर राशि दिखाई दे रही है। ये देखिए, जैसे ही इनको कहा जाता है अचर राशि, ये अचर राशि हैं, तो यहाँ पे केवल अचर राशि दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से इसका नाम है अचर बहुपद। सरल सी बात समझ में आई होगी। अच्छा, इसमें बात करेंगे √5 z + 2√2 है। यहाँ पे अंडर केवल 5 के ऊपर और 2 के ऊपर लगा है, x के ऊपर या फिर z के चर राशि के ऊपर नहीं लगा है। चर राशि की यहाँ पे अधिकतम घात 1 है, जो कि लिखी नहीं जाती है, और यहाँ पे चर राशि की घात 0 है। अधिकतम घात 1 है तो उसको कहा जाता है रैखिक बहुपद। यही सिंपल सा नाम याद रखना है। क्या नाम है इसका, रैखिक बहुपद। और मैंने आपको किस्सा बताया कि जब मुझे पहली बार पढ़ने के लिए मिला था तो मैं रैखिक बहुपद नाम भी सही से नहीं बोल पाता था और याद तो होता ही नहीं था। आखिरी वाले में बात करेंगे। t की घात 1 है, t की घात 2 है, t की घात 3 है। यहाँ पे t से भाग हो रहा है। जब ये भाग हो जाएगा तो t की घात 1 कम हो जाएगी। अधिकतम घात 3 है, वो कम होकर के 2 हो जाएगी, इसलिए इसे कहा जाएगा द्विघात बहुपद। लेकिन हालांकि अभी इसको भाग करेंगे तो यहाँ पे -1 मिल जाएगा, यहाँ पे भाग करेंगे +3t² मिल जाएगा, यहाँ पे भाग करेंगे तो -4t, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर से 1 ही कम हो जाएगा, घातें 1 ही रह जाएंगी, और यहाँ पे 3 से 1 ही कम हो जाएगा और 2 रह जाएगी। और ऐसे में इसको द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद वाले से यही वाला यहाँ पे वापस छाप दें, यही आपका द्विघात बहुपद हो जाएगा। उम्मीद है बहुपद के प्रकार आपको समझ में आ गए होंगे। सो दोस्तों, अगला जो टॉपिक है वो हमें समझना है बहुपद का मान क्या होता है। ठीक है, अपने बहुपद के बारे में सीख लिया, बहुपद का मान क्या होता है। आइए चलिए देखते हैं। मान लेते हैं एक बहुपद आपको दिया गया है, px बराबर कुछ भी दे सकता है, जैसे 2x² - 5x + 7 दे दिया गया है। हालांकि बहुपद को मान
बहुपद का मान ज्ञात करना आपने कक्षा 9 में सीखा है, बाकायदे कई सवाल किए हैं, भर भर के किए हैं आपने। आज वही चीज़ को एक बार रिपीट कर लेते हैं। देखिए बहुपद दिया जाएगा और यक्स की वैल्यू कुछ दी जाएगी, यक्स बराबर हम 1 ले लेते हैं, 1 2 3 4 क्या रहेगा, आपसे प्रश्न सीधे सीधे कहा जाएगा कि बहुपद पी एक्स बराबर इतना का यक्स बराबर 1 पर मान ज्ञात कीजिए। यानी बहुपद भी दिया जाएगा और यक्स बराबर 1 या 2 या फिर 1/2 जो भी उसको देना होगा वो साथ में देगा। आपको क्या ज्ञात करना है, बहुपद का मान। ठीक है जी, बहुपद का मान ज्ञात करना है तो आप क्या करेंगे, यक्स बराबर 1 जो है इस सब जगह जहाँ जहाँ यक्स दिखाई दे रहा है वहाँ वहाँ रख देंगे। यानी कि P1 बराबर आप यक्स जहाँ 1 रख दिया, बराबर क्या करेंगे 2 गुणते 1 की घाते 2 माइनस 5 गुणते 1 प्लस 7 और यहाँ पे 2 गुणते 1 की घाते 2, 1 की घाते 2, 1 का 2 बार गुणा करेंगे, 1 एकन्नम 1 मिल जाएगा, क्या मिलेगा 1 माइनस 5 एकन्नम 5 यहाँ पे हो रहा है और प्लस 7 यहाँ पे 2 और 1 का गुणा, 2 का गुणा क्या हो जाएगा 2 एकम 2 माइनस 5 और प्लस 7 हो रहा है। ये जो 2 है और ये जो 7 है ये धनात्मक संख्याएं जुड़ जाएंगी, 7 2 9 हो जाएगा, उसमें से 5 घट रहा है तो कितना मिल जाएगा 4। यही हो जाएगा आपका आंसर P1 बराबर यानी कि x बराबर 1 पर Px यानी बहुपद का जो मान है वो कितना मिल गया 4 मिल गया। बहुत आसान मान, उम्मीद है समझ में आ गया होगा बहुपद का मान। ठीक है जी, अब आगे बात को बढ़ाते हैं, बहुपद का शून्य क्या होते हैं। ठीक है, बहुपद का मान जो है बहुत आसान सी चीज़ है, बहुपद का शून्य महत्वपूर्ण चीज़ है जो आपको समझना है। बहुपद का शून्य क्या होता है, यही में यक्स की वैल्यू जो दी गई है, यक्स की वैल्यूज दो दी गई हैं, यही में ऐसे कुछ वैल्यू होंगी, यक्स का मान 1 2 3 4 5 6 7 या फिर कुछ बटे वाली गिनती कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड कुछ भी गिनती हो सकती है, जो यहाँ पे रखने पर हल करने के बाद ये जो मिलता जाए क्या मिल जाए, आखिर में 0 मिल जाए। ठीक है, यक्स की वैल्यू ऐसी रख दी जाए जिसको रखने के बाद ये पूरा मान क्या हो जाए 0 मिल जाए। जैसा कि यहाँ पे 4 मिला है, 4 की जगह क्या मिल जाए 0 मिल जाए, तो यक्स के इस मान को इसका शून्य कहा जाता है। ठीक है, बहुपद का शून्य कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक बहुत सरल सा उदाहरण लेंगे क्योंकि जल्दी से ख़त्म कर लेना है इस बात को समझ करके। जैसे पी एक्स बराबर हम ले लेते हैं कि यक्स प्लस 2 दिया गया है और हमने यक्स बराबर माइनस 2 दिया है। अब पूछेंगे कि भैया इसका शून्य है कि नहीं, आप बताइए। तो आप क्या करेंगे, यही वाला मान उठा के रखेंगे और आप निकालेंगे p माइनस 2 का मान। तो x की जगह माइनस 2 रखेंगे, प्लस 2 है ही, 2 में से 2 घट जाएगा, इतना मिल गया 0 मिल गया। जब 0 मिल गया तो आप कहेंगे x बराबर माइनस 2, ये जो माइनस 2 दिया गया यही क्या है, इस बहुपद का शून्यक है। और भी बड़ी सवालों को भी शून्यक ज्ञात करने के लिए पूछा जाता है। ठीक है, बताइए कि इसका शून्यक है कि नहीं है, और कहा जाएगा कि सिद्ध कीजिए कि यही इसका शून्यक है। तो ऐसा करके सवाल आते रहेंगे, सभी जगहों पे आपको वैल्यू रखनी है, रखने के बाद हल करना है, हल करने के बाद जो भी प्राप्त हो जाएगा, अगर 0 प्राप्त हो जाएगा तो शून्यक है, नहीं प्राप्त होगा तो शून्यक नहीं है। ठीक है, ऐसी सवाल बहुत सिंपल, बहुत साधारण सी है, कक्षा 9 में ये बहुत ज़्यादा भर भर की थी, अभी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। इस चीज़ को समझने के लिए प्रश्न संख्या 3 में कह रहे हैं कि के किस मान के लिए बहुपद इसका शून्य कितना है, 3 है। बहुपद दिया गया है, शून्य भी दिया गया है, और हमको यहाँ पे जो के दिखाई दे रहा है उसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। आइए देखते हैं क्या है अपना बहुपद। पी एक्स बराबर हमको दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, बहुत सरल सी बात है। और जो शून्य दिया गया है वो x के बराबर ही होता है, जो शून्य दिया गया है वो x की वैल्यू ही होती है। और चूंकि ये शून्य है, क्या है, शून्य है। ठीक है, जब चूंकि ये शून्य है इसलिए इसका मान जब इसमें रखा जाएगा तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0 के बराबर। क्योंकि शून्य करते ही क्या है, शून्य क्या करते हैं कि अगर वो वैल्यू वहाँ पे रखी जाती है बहुपद में तो वो बहुपद को 0 के बराबर कर देते हैं। तो अतः यहाँ पे जो कंडीशन बनेगी वो ये होगी कि अगर हम x की जगह पे 3 रखते हैं तो ये पूरी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 0 हो जाएगी, पूरी वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे भी x का मान जो दिया गया है वो रखिए और 0 के बराबर कर दीजिए। यानी हम 2 रखते हैं, गुणते x रखते हैं, x की जगह पे अपना 3 रखते हैं, घाते 2 लगाते हैं, प्लस x की जगह 3 रखते हैं, प्लस k लिखते हैं, बराबर क्या कर देते हैं 0। ठीक है, बराबर कर देते हैं 0, और यहीं पे अब k की वैल्यू मिल जाएगी। 3 की घाते 2 पहले बताएंगे, ये 2 गुणते 3 की घाते 2 यानी 3 को 2 बार गुणा, 3 त्रिक 9, प्लस 3 प्लस k बराबर 0, 9 दूनी 18 होता है।
+3 प्लस के बराबर 0, 18 3 21 होता है, प्लस के बराबर 0, 21 को उधर भेज देंगे, के बराबर -21, क्या प्राप्त हो गया, यही प्राप्त हो गया। के का मान कितना हो गया, -21, यानी कि के बराबर -21 होगा, तब 3 क्या होगा, इस बहुपद का शून्य होगा, ठीक है, या फिर उसका शून्य है तो के बराबर क्या है, -21 है। हूबहू ऐसे ही सवाल है अपनी 4 नंबर, ठीक है, 4 नंबर, और ए के वैल्यू पूछ रहा है, शून्य कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। तो आइए डायरेक्ट रखते हैं, ज़्यादा कुछ फॉर्मेलिटी अदा किए बिना सीधे सीधे रख देते हैं कि अपने पास पी एक्स बराबर क्या है, 3x² - 3 a - 1 x - 1 है, और x बराबर क्या रखना है, x बराबर 2 रखना है। तो यहाँ पे P2 निकालते हैं, बराबर 3 गुणते 2 की घाते यहाँ पे 2 है, -3 गुणते a - 1 है, और x की जगह क्या रखना है, गुणते 2 रखना है, और -1 हो गया। यहाँ पे समझने वाली बात आ जाएगी, यहीं पर समझने वाली बात हो जाएगी, बाकी सब तो बहुत आसान है, बहुत प्यारी सी चीज़ है। आइए चलिए बात बढ़ाते हैं, 3 गुणते 2 की घाते 2 बराबर 4 होता है, 2 दूनी ये 4 हो जाएगा, माइनस, देखिए ये जो 2 है और ये जो 3 है, ये इनका पहले गुणा होगा। हमको देखने में बहुत आसान लगता है कि हम 2 में से 1 को घटा करके 1 लिख दें, उसके बाद गुणा कराते, लेकिन बॉड मास कहता है कि पहले मल्टीप्लिकेशन करें तब सब्सट्रैक्शन करेंगे, तो मल्टीप्लिकेशन जरूरी है। इसके साथ मल्टीप्लाई करने के बजाय इसके साथ कर लें, 3 दूनी ये 6 कर लें, 6 से अंदर गुणा करा दें तो ये हो जाएगा 6a, और माइनस से भी गुणा हो रहा है तो ये माइनस में हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूनी ये 6, 6 का 9, 6 -1, और ये पूरी वैल्यू 0 के बराबर लिखनी चाहिए थी, हमने लिखा नहीं, ये गलती है हमारी, इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं, और इसके ऊपर हमको P2 बराबर 0 लिखना चाहिए था, ऐसा करके लिखना चाहिए था, तब आगे बढ़ाना चाहिए था बात। खैर बढ़ा दिया तो बढ़ा दिया, 4 3 12, और -6a प्लस 6 में से 1 घटा सकते हो, 5 लिख सकते हो, बराबर 0 हो रहा है, 12 और 5 को जोड़ दो, ये -6a प्लस 12 5 17 होता है, बराबर 0 हो रहा है, -6a बराबर 17 को उधर भेज देंगे, -17 हो जाएगा, ठीक है जी, -17 हो जाएगा, और अब ये दिखाई नहीं दे रहा है, तो इधर हल्का ले लेते हैं जहाँ पे दिखाई दे रहा, -6a बराबर 17 को उधर भेजेंगे, -17 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, a बराबर हो जाएगा 17/6, ये आपका a की वैल्यू हो जाएगी जो आपको इस प्रश्न में पूछी गई थी। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। पांचवा जो प्रश्न है वो हूबहू इसी पर बेस्ड है, पर थोड़ा सा डिफरेंट है। तो आइए चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 में कहा जा रहा है कि एक बहुपद है 3x² - 2kx + 2m। यहाँ पे k और m दो ऐसे चीज़ें दी गई हैं, चर राशियाँ दी गई हैं, जिनकी वैल्यू हमें ये उड़ता हुआ भौरा नहीं पता है, और इसके शून्य 2 और 3 दिए गए हैं, के और m दोनों का मान हमको ज्ञात करना है, प्यार से याद करना है। आइए चलिए शुरुआत करते हैं। जो अपना px है वो लिख लेते हैं, यानी 3x² - 2kx और + 2m, और साथ में जो हमें शून्य दिया गया है, क्या दिया गया है वो हम लिख लेते हैं, शून्य बराबर 2 दिया गया है और 3 दोनों शून्य दिए गए हैं। चूँकि ये दोनों शून्य हैं इसलिए हमारा जो P2 होगा वो क्या होगा, 0 के बराबर होना चाहिए। P2 क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। यहाँ पे 2 रखेंगे तो सब पूरा वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे रखते हैं 3 गुणते 2 की घाते 2 - 2k, और x की जगह 2 और + 2m है, रख देते हैं, बराबर कर देते हैं 0 के। यहाँ पे 2 की घाते 2 बराबर 4 होता है, तो 3 गुणते 4 हो रहा है, -2 दूनी 4 k + 2m बराबर 0 हो रहा है। अब क्या करें, यहाँ पे 3 चौके 12 कर लेते हैं, -4k + 2m बराबर 0 हो रहा है। सभी गिनतियाँ 2 से कट रही हैं, ठीक है जी, 2 से कट रही हैं, इनको काट लेते हैं। देखिए 2 6 12 होता है, 2 दूनी 4 होता है, 2 1 9 2 हो रहा है, और ऐसी स्थिति में ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, -2k हो जाएगा, +m हो जाएगा बराबर 0, और यहाँ पे -2k ऐसे रहने देते हैं, या फिर m की वैल्यू निकाल लेते हैं, इन सभी को उधर भेज देते हैं, क्योंकि हमको m और k दोनों की वैल्यू निकालनी है, तभी यहाँ पे एक समीकरण बनने वाला है।
तो यहाँ से m बराबर निकाल लेते हैं, k को उधर भेज देंगे 2k हो जाएगा, प्लस में ये 6 उधर जाने के बाद -6 हो जाएगा। और यहाँ पर हम इसको एक इक्वेशन बना लेते हैं। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई होगी तो अब जो हमारा मेरा है 3 वो भी रख देते हैं और हम निकालते हैं कि P3 बराबर क्या 0, P3 बराबर 0 निकालते हैं। यहाँ पे निकाला है फिर ऊपर कर लेते हैं, यही ज़्यादा अच्छा रहेगा। P3 निकालते हैं, जिसको जो करते हैं 0 के बराबर करते हैं, 0 के बराबर और सभी वैल्यू रखना शुरू करते हैं। 3 रखा और यहाँ पे x की जगह क्या रखना है 3 घाते तो -2 के गुणते x की जगह पे 3 रखना है प्लस 2m बराबर हो गया 0 के। 3 की घाते 2 बराबर 3 त्रिक 9 -3 दूनिया 6 के और प्लस 2m तो है ही और 9 त्रिक 27 होता है, -6 के प्लस 2m बराबर 0 हो रहा है और यहाँ पे कुछ कट नहीं रहा है और हमें काटने की ज़रूरत भी नहीं है। हालांकि हमने m की जो वैल्यू निकाली थी ये इसमें रख देते हैं। तो हम कहेंगे और इसको एक समीकरण बना लेते हैं 2 और कहते हैं कि समीकरण में x का नहीं m का मान रखने पर, m का मान या फिर m बराबर 2k -6 रखने पर, ऐसा भी कह सकते हो। जैसे 27 है वैसे छापो, -6 के छापो प्लस 2 लगाओ और m की जगह पे ये जो वैल्यू निकाली थी वो रख दो। क्या रख दो भैया 2k -6 बराबर 0 कर दो, 2 से अंदर गुणा कराओ। यहाँ पे 27 -6 के 2 से अंदर गुणा कराएंगे प्लस 2 नहीं 4 के और 2 छन 12 बराबर 0 हो रहा है। 6 के और 4 के दोनों गिनतियां हैं प्लस और माइनस में अलग अलग, तो घट जाएंगे बहुत प्यार से। 6 में से 4 घट जाएगा, बचेगा -2 के, क्योंकि 6 बड़ा है इसके आगे माइनस है तो माइनस लग जाएगा। 27 है प्लस में, 12 है माइनस में, 27 में 12 घटा देंगे और हमको क्या प्राप्त हो जाएगा 7 में से 2 गया 5, 2 में से गया 1 प्लस 15 बराबर 0। इस 15 को उधर भेज दो, -2 के बराबर हो जाएगा -15, माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, के बराबर क्या कह दो कि 15 बटे हमको मिल गया है 2। ये हमारा के की वैल्यू होगी। के का मान जो मिला है इस समीकरण में रख दो m वाले में। क्या कह दो भैया, कह दो कि के का मान समीकरण 1 में रख दिया या फिर रखने पर तो रखने पर क्या हो जाएगा m बराबर हो जाएगा 2 दिखाई दे रहा है, के की वैल्यू हमको मिल गई थी यहाँ पे 15 बटे 2 और -6 दिखाई दे रहा है, -6 लिख लो। यहाँ पे -6 दिखाई दे रहा था, -6 लिख लो। 2 से 2 कैंसिल कर दो, कितना मिल जाएगा 15 -6, 15 में 6 गया कितना मिल जाएगा 9। m की वैल्यू मिल जाएगी 9 और के की वैल्यू 15 बटे 2। यही दोनों हो जाएंगे आपके आंसर जो कि के और m की वैल्यू निकालने के लिए पूछ रहा था।